हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा कल अपन ने ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे हेलोजन, है ना बच्चों? ये आपने पढ़े होंगे घर पे। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक बात करूं कि हेलोजन्स अगर sp2 का बॉन्डेड है ना, हेलोजन अगर sp से बॉन्डेड है तो वहां पर उनका आई इफेक्ट भी लगेगा और एम इफेक्ट भी लगेगा, लगेगा ना बच्चों? बोलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज है, जैसे देखो यहाँ ये लोन पेयर दे रहा है बच्चों, दे रहा एज वेल एज ये खींच भी रहा है। अब देखो बेटा सुनो, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है आपको कईयों को ऐसा लगे कि ये कैसा लिख दिया आपने। मैं कह रहा हूं बच्चों, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो आयोडीन का अच्छा। देखो अब आपको कैसा कैसे देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना। मान लो एक फ्लोरीन है, एक आयोडीन है। माइनस आई की बात करें अगर अपन इनकी, तो इसका माइनस आई मैं मानता हूं, मान लो -10 है, इसका -3 है। माइनस आई किसका ज्यादा होता है बच्चों, बताओ? माइनस आई किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का होता है, होता है। अब देखो बच्चों, बात प्लस एम की करेंगे, बात प्लस एम की करें तो प्लस एम किसका अच्छा होता है? प्लस एम किसका अच्छा होता है? फ्लोरीन का अच्छा होगा ना बच्चों, क्योंकि सेकंड पीरियड का है, कार्बन भी सेकंड पीरियड का है। ये बात सही है क्या? फ्लोरीन खुद सेकंड पीरियड का है और कार्बन भी खुद सेकंड पीरियड का है। तो देखो मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा कम ले लिया, +9 ले लिया बच्चों, ले लिया। लेकिन एक बात बताओ भैया, आयोडीन का अगर मैं प्लस एम बोलूं तो ना के बराबर है ना, क्योंकि कार्बन और आयोडीन के एनर्जी लेवल में तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। बोलो, कार्बन सेकंड पीरियड का और आयोडीन आपका फिफ्थ पीरियड का है बच्चों। बोलो बच्चों, बोलो। आयोडीन का एम इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बताओ, ओवरऑल कौन इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच पा रहा है, बताओ? आप बताओ, दोनों के बताओ, कौन अच्छे से खींच पा रहा है? आयोडीन खींच पा रहा है क्या? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं बच्चों? बोलो। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? अब मुझे ये क्वेश्चन बताओ बच्चों, ये जो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, ये बताओ बच्चों, प्लस एम इफेक्ट ऑर्डर, है ना? मेरे पास देखो बच्चों, OH OCH3 OCOCH3 NHCOCH3, इनका बताना है बच्चों प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है बच्चों? तो देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो बच्चों एक चीज सुनो, जैसे एक तो ये OH है, ठीक है? मान लो मैंने इसको बेंजीन रिंग के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है? और एक मेरे पास ये है OCOCH3, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, वो क्या रहा है, इसका लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस में जाएगा, जाएगा बच्चों। इसका लोन पे हमेशा रिंग के साथ जाएगा। अब इसमें देखिए बच्चों, ये रिंग में तो कुछ कम देगा, कुछ इधर भी तो जाएगा ना बच्चों, इस डबल बॉन्ड के साथ। बोलो बच्चों, ये लोन पेयर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ के भी अल्टरनेट है और बेंजीन के डबल बॉन्ड के भी अल्टरनेट है कि नहीं है? तो मुझे बताओ, या अगर ये रिंग में जा रहा है ना बच्चों, तो यहाँ 50% ही जाएगा ना रिंग में। बोलो बच्चों, अरे दोनों साइड हो गया ना कुछ? बोलो बच्चों। तो अब देखो, अपने को अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिख, देखो बच्चों OH OCH3, ये तो याद होगा आपको, OH और OCH3 में मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था। अब देखो बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ नाइट्रोजन है बच्चों। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन देगा इजीली, बताओ बच्चों? नाइट्रोजन। तो देखो ये आएगा बच्चों NH
COCH3 फिर 2COCH3। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आ गया आपको? बोलो बेटा, ये बात क्लियर है क्या सबको? है बच्चों? अब देखो सुनो, अब बच्चों अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ढंग से समझना। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये पॉइंट मैंने पहले इसलिए लिख दिया ताकि अपना कुछ टाइम बच जाए। देखो बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले देखो, आप ये पता करो कि गिवन स्पीसीज पे चार्ज है या नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगर वो बिना चार्ज वाली है तो उसको नॉन पोलर बोलेंगे, और अगर वो चार्ज वाली है तो पोलर बोलेंगे। ठीक है बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना बच्चों, क्योंकि एनर्जी चार्ज की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। एनर्जी जो है, बोलो बच्चों, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर चार्ज बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी अगर बढ़ गई तो बच्चों स्टेबिलिटी कम हो गई ना। पहला पॉइंट समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो मान लो अगर वो चार्ज है ना, अगर वो चार्ज है तो क्या करेंगे? तो चार्ज के केस में देखो बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा उससे जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। समझ में आ गई बात? है ना? दो स्पीसीज है जिसमें से एक में ऑक्टेट कंप्लीट है, एक में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो आप उसको ज्यादा स्टेबल बोलोगे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है बच्चों? अब देखो मान लो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना? अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो आपको कैसे देखना बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए आपका लेस ईएन पर, और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर ईएन पर। मुझे एक बात बताओ बच्चों, नेगेटिव चार्ज कौन रखना पसंद करता है? जिसकी ईएन ज्यादा हो या जिसकी ईएन कम हो? बताओ बच्चों। नेगेटिव चार्ज हाई ईएन वाला रखना पसंद करता है ना बच्चों? ठीक है, तो नेगेटिव होना चाहिए मोर ईएन पर और पॉजिटिव होना चाहिए लेस ईएन पे। ठीक है? अब देखो, अगर आपने पॉजिटिव तो कर दिया मोर ईएन पर, एक बात बताओ बच्चों, जैसे मैं ये बोलूं, एक तो मैंने ये लिखा Na प्लस और Cl माइनस, और एक मैंने ये लिखा, बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है फॉर्मूला? पहला वाला है ना बच्चों? समझ में आ गया? जिसकी ईएन कम है उस पे प्लस, जिसकी ईएन ज्यादा उस पे माइनस। आ गया बच्चों समझ में? ये बात भी मेरे हिसाब से दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है बच्चों? ये वैसे अगर आपको याद हो तो बच्चों, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। 12th वाले बच्चों बताओ, पढ़ाया हुआ है आपको लास्ट ईयर? हाँ भैया। अब देखो आगे देखिए, एक दो नोट और लिखे हुए, उन नोट को अपन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये कहता है बच्चों, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे। एक बात हो बच्चों, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठती है? बोलो बच्चों, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी बच्चों। क्लियर है? फिर देखो स्टेबिलिटी, देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि आपके देखिए, मैं बोलूं कि जैसे सिमिलर चार्ज है, तो सिमिलर चार्ज के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ना बच्चों? बात सही है ना? क्योंकि अगर सिमिलर चार्ज पास पास आ गए तो उनमें रिपल्शन बढ़ेगा ना। अगर सिमिलर चार्ज पास पास आ गए तो उनमें रिपल्शन बढ़ेगा बच्चों, पक्का? चलिए, और अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बच्चों? अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? अब देखो बेटा, ये मैंने लिख तो दिए पॉइंट, अब मैं आपको एग्जांपल में इनको अप्लाई करके बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, है ना, ए बी और सी। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसमें से कौन सी स्पीसीज आपकी नॉन पोलर है या बिना चार्ज वाली है? ए है ना बच्चों? ये तो सबको समझ में आ गया। ओके बच्चों, तो इसका मतलब
ये तो आपकी नॉन पोलर हो गई एक तरह से, है ना, ये चार्जलेस हो गई बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर आप इस CH2 माइनस की बात करो, इस CH2 माइनस के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन बताएगा? एक बात बताओ बच्चों, कार्बन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, पहले बताओ। कार्बन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 3 बना रखे हैं। 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नेगेटिव चार्ज को अपन लोन पेयर कहते हैं क्या? नेगेटिव चार्ज को मैंने बोला था। तो टोटल बच्चों इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? बोलो बच्चों, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, ठीक है। अब बताओ अगला देखिए, अगला है बच्चों CH2 प्लस, CH2 प्लस है बच्चों, बोलो है क्या? तो अगर CH2 प्लस है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा इधर आओ, अब देखो बच्चों, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। और क्लोरीन के पास आप बताओ, 3 तो लोन पेयर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे बच्चों, होंगे क्या? अब मुझे बताओ, क्लोरीन अगर नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसके पास 3 लोन पेयर होता है बच्चों। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब मुझे बताओ देखो क्या हुआ। देखो ये, आप एक बार बताओ बच्चों, इसने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है बात? आप इसको समझ आए, देखो मैं आपको ढंग से बताता हूँ। सबसे पहले बताओ बच्चों, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताओ आप तो मुझे। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? होते हैं बच्चों, पक्का कंफर्म? अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अभी अगर इस पे एक प्लस चार्ज आ गया बच्चों, अगर इस पे प्लस चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। बोलो बच्चों, हो गया? हो गया क्या बच्चों? ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब हमने क्या कर रखा है, देखो बेटा सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं कम कर देता हूं ऐसे, ठीक है, तो ये बचे बच्चों, ये बच गए। बोलो बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब देखो, इसने बॉन्ड बना रखा है नहीं बना रखा है बच्चों? बना रखा है। तो बना रखा है तो क्या हो गया, 2 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो, 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ये हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। हो गए बच्चों। ये कौन बोल रहा है भैया कि CH2 माइनस के आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे? सिमरन चुग। अरे कार्बन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं सिमरन? अब पहले वाले में क्या करूं? क्या करना है पहले वाले में? अरे बेटा कोई CH2 प्लस नहीं है, जो दे रखा है वही है। CH2 प्लस कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या CH2 प्लस? अरे ये विनाइल क्लोराइड है। अब देखो बच्चों सुनो, क्या हुआ इसके अंदर, बिना चार्ज वाला A है बच्चों। अब B और C में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों, बताओ? C होगा ना। B और C में से ज्यादा स्टेबल C होगा। C क्यों होगा? क्योंकि देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, है। और फिर B हो गया। हो गया बच्चों? ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है बच्चों? चलो अब आओ अगला, इसमें कौन स्टेबल होगा? इसमें कौन स्टेबल होगा? ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप देखो तो यहां नेगेटिव चार्ज बच्चों कार्बन के ऊपर है और यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। बोलो बच्चों, नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल होगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ये ज्यादा स्टेबल है।
सिमरन चुग, तेरा डाउट खत्म हो गया ना सिमरन चुग? हाँ भैया, ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बच्चे बहुत ही गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये बात समझ में आई? बोलो। अब मुझे बताओ, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास बच्चों एक बार बताओ, होते कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं ना। अब देखो, मैंने एक बार 6 कैसे दिखाए, ध्यान दीजिए। टोटल मैंने 6 डॉट दिखाए क्या, ब्लैक कलर के? टोटल मैंने 6 डॉट दिखाए क्या? अब देखो बेटा, प्लस के कारण एक डॉट मुझे हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक डॉट मैंने कम कर दिया। अब देखो बेटा, 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड के कितने हो गए? 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, 8 हो गए बच्चों। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट है ना। अब देखो, आप में से कई बच्चे जो मेरी बात को अभी ध्यान से नहीं सुन रहे ना, फिर वो क्या कहेंगे, सर देखो सेकंड स्ट्रक्चर में तो पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, ये तो लेस स्टेबल होना चाहिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो ध्यान तो देते नहीं है। मैंने क्या बोला, ये जो मैंने तीनों पॉइंट लिखे हैं ना, आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस में। पहले ए देखो, फिर बी देखो, फिर सी देखो। पहले सी देख लिया फिर बी देख रहे हैं तो फिर आंसर गलत आएगा भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ भैया। चलिए अगला बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल है? इसमें भी देखो बच्चों, बी है ना, क्योंकि देखो यहाँ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखो, इसको बताना है बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश। देखो बच्चों, फर्स्ट तो नॉन पोलर है ना बच्चों, फर्स्ट तो नॉन पोलर है बच्चों, बोलो। फर्स्ट तो नॉन पोलर है ना, तो ये तो सबसे पहले आ जाएगी बच्चों, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, सेकंड स्ट्रक्चर में CH2 प्लस आ गया, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए। हो गए बच्चों। अब मुझे बताओ CH माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? CH माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये सबको पता है ना, CH माइनस के पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? देखो बच्चों, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड के अच्छे भले 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक नेगेटिव चार्ज और है, तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अभी बताओ ऑक्सीजन प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ काम आ गए, आ गए। फिर 2 मैंने यहाँ दिखा दी। अब 1 इलेक्ट्रॉन में अब दिखाऊंगा नहीं, क्यों नहीं दिखाऊंगा? बोलो बच्चों। ऑक्सीजन के मैं 5 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। अब ओवरऑल काउंट करो, देखो बच्चों, ओवरऑल 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन एंड 1 लॉन पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से देखो बच्चों, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो अब हमें इनको डिसाइड करना है बच्चों, कैसे करेंगे? फर्स्ट के बाद किसको लूं बच्चों, बताओ? फर्स्ट के बाद किसको लूं? देखो, थर्ड को लेना, क्योंकि देखो बच्चों, थर्ड में अपोजिट चार्ज के बीच की ये डिस्टेंस है एंड फोर्थ में अपोजिट चार्ज के बीच की ये डिस्टेंस है, दिख रहा है? तो फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड। बच्चों समझ में आ गया? आ गया बच्चों? ये यही में आया हुआ है। चलिए अब आ जाओ बच्चों, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो, यहां अगर आप देखो तो ये ऑक्सीजन है बच्चों, 2 बॉन्ड, फिर ये, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है,
और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसे देखो ये बिना चार्ज वाली थी तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होनी है बच्चों। अब बताओ इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या बच्चों? इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे, काउंट करके दिखाइए मुझे। बना रखे हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर देखो बच्चों, सुनो, ये है कि नहीं है बच्चों? बोलो, ये बात सुनाएगी। ऑक्सीजन नेगेटिव का भी ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों। बेटा ये इलेक्ट्रॉन गिनने आते तो है ना सबको? इलेक्ट्रॉन गिनने आते हैं ना सबको? ईमानदारी से बता देना, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको नहीं आते इलेक्ट्रॉन काउंट करने, क्योंकि सारा गेम इलेक्ट्रॉन काउंटिंग पर है। आते हैं साधवानी जी? साधवानी जी आते हैं आपको? ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो बच्चों अब देखो, इस कार्बन के पास 6, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 8 और इसके पास 6। अब सबसे पहले आप बता दो, अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में दिक्कत है इन स्पीसीज में, तो पहले तो मैं वो बताता हूं। बोलो बच्चों। अब बताओ, सबसे पहले मैं इसी को दूंगा, है ना बच्चों? अब देखो बच्चों, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो बोलो बच्चों सेकंड थर्ड अगर देखो तो सेकंड में ऑक्टेट सबका कंप्लीट है ना? है बच्चों? अब बच्चों देखो, थर्ड एंड फोर्थ में डिसाइड करना है, थर्ड एंड फोर्थ में डिसाइड करना है ना बच्चों? ये ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस है बच्चों, ठीक है? अब देखो बच्चों क्या करना है, ध्यान दीजिए। थर्ड में पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। नेचर के अकॉर्डिंग सही है ना बच्चों? ऑक्सीजन मोर ईएन वाला है बच्चों, ऑक्सीजन मोर ईएन वाला है, ठीक है। फोर्थ में देखो बच्चों क्या दिख रहा है पंगा। फोर्थ में ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव, कार्बन पे आ गया नेगेटिव। नेचर के अगेंस्ट बात कर ली हमने। बोलो बच्चों, नेचर के अगेंस्ट चले गए हम, तो देखो आ गया क्या? ये बात क्लियर है बच्चों? बोलो, अरे समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। ये जो आपकी दो स्ट्रक्चर है ना? ये दो स्ट्रक्चर दे रखी है मैंने पाइरोल की, कौन सी स्टेबल होगी फर्स्ट एंड सेकंड में, बताओ बच्चों। देखो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में आप देखो तो देखो, यहाँ फर्स्ट और सेकंड में चार्ज की डिस्टेंस इतनी है और यहाँ देखो ये डिस्टेंस इतनी है। अपोजिट चार्ज आपके जितने ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। होगा बच्चों? ठीक है। चलिए अब बताओ, अगला इसके जस्ट पास वाला क्वेश्चन बताओ। देखो यहाँ डिस्टेंस इतनी है और यहाँ डिस्टेंस इतनी सारी है, कौन सा स्टेबल होगा? फर्स्ट होगा बच्चों, आसान है। चलो अगले में आ जाओ बच्चों, मेरे पास ये दे रखा है। अब देखो बच्चों सुनो, आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट तो आपका दिख रहा है नॉन पोलर है। अब देखो, एक ये कार्बन पॉजिटिव यहां बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव यहां बन रहा है, ये नेगेटिव यहां बन रहा है और नेगेटिव यहां भी बन रहा है, ठीक है? यानी कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है दोनों में। अब बताओ बी और सी में से डिसाइड करना है, किसको लेंगे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस? सी को लेंगे बच्चों। देखो अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस और अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान है ना बच्चों? अब देखो बेटा, ये जो कंपाउंड है ना, इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? इस कंपाउंड में आपको दिख रहा होगा कि ये बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैं, ठीक है बच्चों? तो बेंजीनोइड कंपाउंड्स के केस में देखो, आपको बच्चों ये वाली पूरी की पूरी बेंजीन रिंग दिख रही है क्या? बताओ बच्चों, ये बेंजीन रिंग दिख रही है? एक बेंजीन रिंग में इस तरह से 3 डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों। अच्छा, और कोई बेंजीन रिंग दिख रही है क्या? और कोई बेंजीन रिंग दिख रही है इसमें? नहीं दिख रही ना? अब देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर आप ध्यान दो तो ये बेंजीन रिंग दिख रही है, ये बेंजीन रिंग दिख रही है अच्छी वाली, ठीक है? और इसके जो पास वाली रिंग है ना बच्चों, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो ये भी बेंजीन रिंग है, चेक करो,
है कि नहीं है? अरे है बच्चों, बोलो। है। तो इसमें तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग एक ही दिखी, और इसमें नंबर ऑफ बेंजीन रिंग दो दिखी। देखिए बच्चों, समझ आई बात? तो जिसमें जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होगी ना, जिसमें जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया बच्चों? अरे बेंजीन रिंग समझ में आई? दो और एक, बोलो भैया, पक्का? ठीक है, चलिए अगले में फिर स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं अपन। अगले में फिर स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं बच्चों, करें? बताओ। देखो बच्चों, पहला तो ये आ ही जाएगा, ये सीधा ऐसे लिख दूं क्या? ये आ गया बच्चों, बोलो। देखो यहाँ, देखो ये डिस्टेंस इतनी है और ये डिस्टेंस इतनी है बच्चों। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ बच्चों, एक बार बताओ बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट तो नॉन पोलर है। नाइट्रोजन प्लस के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? नाइट्रोजन प्लस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या बच्चों? नाइट्रोजन प्लस ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, चेक करके बताओ। नाइट्रोजन प्लस ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों? 4 तो 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। ऑक्सीजन नेगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन होती हैं बच्चों, सबको पता है, सबको पता है। ओके, अब आ जाओ बच्चों, ये नाइट्रोजन नेगेटिव है बच्चों, तो इसका खुद का एक लोन पेयर होता ही होता है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बोलो बच्चों, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे क्या? बोलो भैया, ये बात आपको समझ में आई? आई क्या? सबको समझ में आई? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, नेक्स्ट बताइए, एच एन नेगेटिव, इसमें बताओ बच्चों, यहां इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसको डिसाइड करना है बच्चों, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ बच्चों, क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा? क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा? देखो फर्स्ट में तो कहीं दिक्कत नहीं, सेकंड थर्ड में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आ सकती है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि थर्ड स्टेबल होना चाहिए, लेकिन बच्चों देखो सेकंड में ऑक्सीजन पर नेगेटिव है एंड थर्ड में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है। आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर कंपेयर करेंगे तो किस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपेयर करने पर ऑक्सीजन पे होना चाहिए ना, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना बच्चों? तो देखो ये आ गया मेरे पास, आ गया, समझो बच्चों? क्लियर है क्या? बोलो भाई, अरे क्लियर है? चलिए अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अगेन आईआईटी जेईई में आया हुआ है ना? ये क्वेश्चन, इसको करते हैं बच्चों। देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों? अरे है क्या? देखो भैया, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन काउंट करने नहीं आते बता देना। ये देखो बच्चों, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। बोलो बच्चों, अब देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8, और इसके पास हो गए बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, हो गए। अब देखो बच्चों, आप मुझे बताओ कि इन स्ट्रक्चर्स में से किस किस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है? बताओ बच्चों, किस किस स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्स्ट एंड थर्ड? अब फर्स्ट एंड थर्ड में से किसको पहले प्रेफरेंस देंगे? फर्स्ट एंड थर्ड में से किसको प्रेफरेंस देंगे, सोच के बताओ। देखो बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड में से मैं फर्स्ट को प्रेफरेंस पहले दूंगा, क्योंकि थर्ड में देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव दिखा रखा, आपको दिख रहा है? आपको थर्ड में कार्बन के ऊपर नेगेटिव दिखा रखा है, दिखा रखा है बच्चों। आई बात समझ में? आ गया? बोलो।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट के बाद थर्ड लेंगे। अब बच्चों बताओ, सेकंड एंड फोर्थ में से किसको कंसीडर करेंगे? देखो, सेकंड में कार्बन पे पॉजिटिव है एंड फोर्थ पे नेगेटिव है, तो पहले मैं सेकंड लूंगा, सेकंड के बाद मैं फोर्थ लूंगा बच्चों। देखो बेटा, मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए स्टेबिलिटी के, आई थिंक कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इतने सारे एग्जाम्पल बताने के बाद एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तो देखो हो जाने चाहिए, और अगर इसके बाद भी नहीं होते तो भैया अल्लाह ही मालिक है आपका, तो ठीक है ना। अब एक चीज सुन लो, देखो बेटा सुनो, जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ऑक्सीजन जो ऐसे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन ने ये दो बॉन्ड बनाए, तो देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा है, एक इधर दिखा है, बचे हुए इसके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो। दिखा दिया बच्चों? बोलो, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे? बोलो, समझ में आई बात? अरे बोलो बच्चों, समझ में आई? अच्छा, अब देखो कहीं पर मान लीजिए वो ऐसे दिखा रहा है ऑक्सीजन प्लस, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे काउंट करेंगे, सुनने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड के पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, फिर ये 2 और लगा दिए। अब भैया मैं 6 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन इंडिकेट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये इस तरह से है बच्चों, ये अपने थोड़ी देर पहले कहीं पे नेगेटिव आया था क्या? देखो बच्चों, ये जैसे ये इस तरह से नेगेटिव आ जाए, ये ऐसे नेगेटिव आ जाए, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑक्सीजन के पास ये एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, देखो ये हो गए आपके 6, हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, और एक नेगेटिव को मैंने और दिखा दिया बच्चों। एक एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा ना, अरे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में दिखाऊंगा ना, तो चाहे तो आप इसको ऐसे दिखाओ और चाहे ऐसे दिखाओ, दोनों एक ही बात है। अरे बच्चों समझ में आया? नेगेटिव दिखाओ या लोन पेयर दिखाओ, एक ही बात है। नेगेटिव लोन पेयर एक ही बात है। अच्छा, अब देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन ऐसे दिखा रहा है मान लो, तो नाइट्रोजन ने 3 तो बॉन्ड दिखा रहा है बच्चों, ये 3 बॉन्ड दिखा दो। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5 होते हैं ना, 5 होते हैं बच्चों। तो 2 डॉट और लगाऊंगा, ये लगा दिए मैंने, लगा दी। अब देखो बेटा सुनो, अब उसने नाइट्रोजन को बच्चों ऐसे दिखा रखा है, ठीक है बेटा, इस तरह ऐसे दिखा रखा है, तो क्या करोगे? देखो बच्चों, सबसे पहले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 4। मुझे 5th नंबर के इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ेगा क्या? 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा मैं? नहीं दिखाऊंगा ना, क्योंकि प्लस चार्ज है। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी हमारे पास, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखो बेटा, कुछ रेजोनेंस के जो पॉइंट हैं जो अभी तक हमने पढ़ा ना, उसी का मैंने सारा कुछ एक साथ लिख दिया। बच्चों बताओ, रेजोनेंस में किसका डीलोकलाइजेशन होता है, बताइए। कौन मूव कर रहे थे? आपने इतनी सारी कंडीशन पढ़ी है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, या लोन पेयर मूव कर रहा था, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ना। और जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखो, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? देखो कई बार क्या होता है बच्चों, लफड़ा ये होता है कि जैसे आप याद करो, हमने ये बोला था स्टार्टिंग में, देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलूं, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन में बच्चों एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों। तो इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग आनी चाहिए ना। लेकिन आपको पता होगा बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी आती है, तो हम इसको एक स्ट्रक्चर से तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ना। तो हमने इसकी जगह कितनी स्ट्रक्चर कहां मिली बच्चों, बताओ? हमने इसकी जगह कितनी स्ट्रक्चर कहां मिली? 2 स्ट्रक्चर कहां मिली, और फिर 2 स्ट्रक्चर से हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला कि भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5।
अब 1.5 1 और 2 के बीच का है, तो एक के रिस्पेक्ट में तो बढ़ गई, एक के रिस्पेक्ट में घट गई, है ना। तो कई बार क्या होता है बच्चों, जब हम मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हमें अलग यूज लेनी पड़ती है बच्चों। और इन सारी स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया था? स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ आई बात? बोलो बच्चों। हमने ऐसा इमेजिन किया कि ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है। क्या ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? ये जितने भी हमने इमेजिन करके ऐसा सोचा कि ये स्ट्रक्चर हो सकती है। अब आपने अभी देखा था ना कि अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है बच्चों। अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितनी भी स्ट्रक्चर्स है ना, उनको जब अपन एक साथ बनाते हैं, तो वो जो बनने वाली स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जब सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक साथ मिक्सअप करके जब हम बनाते हैं, तो उसको हाइब्रिड बोला था। हमने हाइब्रिड बनाया बच्चों। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, हाइब्रिड जो है ना, हाइब्रिड हाइब्रिड एक तरह की रियल स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड एक तरह की रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। क्योंकि हाइब्रिड से हम सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बच्चों। बोलो। देखो बच्चों, कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो होती है हाइपोथेटिकल, और हाइब्रिड होता है रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे देखो बच्चों। बच्चों एक बात बताओ, जब रेजोनेंस होता है तो चार्ज डेंसिटी घटती है कि नहीं घटती? बताओ बच्चों। रेजोनेंस होता है तो चार्ज डेंसिटी घटती है क्या? देखो, याद करो आप, शुरू में जब हमने यहाँ रेजोनेंस करवाया था, है ना बच्चों। देखिए, हमने यहाँ रेजोनेंस करवाया, ये वाली पिक्चर देखिए। देखो बच्चों, ये दिख रहा है। हमने इसमें एक कार्बन पे दिखाया था -1, और आफ्टर रेजोनेंस एक कार्बन पे कितना आ रहा है चार्ज? बताओ। -1/5 आ रहा है ना, यानी कितना हो गया? 0.2। बोलो, चार्ज डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? चार्ज डिक्रीज हुआ। अब मुझे बताओ, जब चार्ज डिक्रीज हुआ तो एनर्जी भी क्या हुई? डिक्रीज। चार्ज डिक्रीज हुआ तो एनर्जी डिक्रीज, और एनर्जी अगर डिक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी क्या हुई बच्चों? स्टेबिलिटी राइज हुई, ठीक है ना। तो बच्चों समझ में आई बात? तो देखो, हमने क्या बोला, क्या ये देखिए, रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बढ़ाता है बच्चों। ऐसा इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। अब देखो बच्चों, ये क्या कहता है? द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। अब ये क्या लफड़ा है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सुनो, ये डायग्राम देखो बच्चों, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ये डायग्राम दिख रहा है? इस डायग्राम में एक बात बताओ बच्चों, सबसे नीचे मैंने क्या बना रखा है? देखो, बेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना रखा है क्या? सबसे नीचे मैंने बेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना रखा। अच्छा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्या? जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे नीचे। अब देखो बेटा, इसके ठीक ऊपर बेंजीन की दो स्ट्रक्चर दिखा रखी है मैंने। इसके ठीक ऊपर दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? अच्छा, एकदम ऊपर देखो, वो भी बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? बोलो बच्चों, वो भी बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्योंकि बताओ, मैंने आपसे एक फंडा बोला था, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर का सम बराबर आना चाहिए। तो बराबर आ रहा है ना? इसमें देखो, 2 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली स्टेबल कम है बच्चों, क्यों? बताओ। ऊपर वाली पे देखो बच्चों, चार्ज आया हुआ है, दिख रहा है क्या? प्लस माइनस। अरे बोलो बच्चों, ऊपर वाली पे चार्ज है ना, पोलर है ना बच्चों। और जो दो स्ट्रक्चर बना रखी है उसमें कोई चार्ज नहीं है ना? नहीं है ना बच्चों? अरे बोलो, चार्ज नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हुई बच्चों। ये बात सुनाई। अब देखो, बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड यहां था, और आपकी मोस्ट स्टेबल
रेजोनेंट स्ट्रक्चर यहाँ थी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है ना, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? रेजोनेंस एनर्जी। क्या डेफिनेशन समझ में आई? क्या डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों? मेरे हिसाब से तो आ जानी चाहिए। आ गई क्या? पक्का? ठीक है बच्चों, ओके। चलो वापस चलते हैं ऊपर। अब देखो बेटा, फिर देखिए, ये समझ आ गया बच्चों? द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ मोस्ट स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। आगे देखो बच्चों, एक बात दो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ये कहता है भैया नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा क्यों बोला बच्चों? देखो बहुत सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा चार्ज उतना ही ज्यादा फैलेगा। क्या बोलो बच्चों? जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा चार्ज उतना ही ज्यादा फैलेगा बच्चों। अब चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा, बोलो बच्चों, चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा तो आपकी चार्ज की डेंसिटी कम होगी, और चार्ज की डेंसिटी कम होगी तो बोलो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, एनर्जी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों सुनो, एग्जांपल अपन लेते हैं, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ। देखो बच्चों, ये कार्बोकेटाइन है और एक ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है बच्चों। अब बताओ बच्चों, इन दोनों कार्बोकेटाइन का हमें स्टडी करनी है। ये बच्चों एलिल कार्बोकेटाइन, ठीक है, और ये कौन सा है? ये बेंजीन कार्बोकेटाइन है बच्चों। अब देखो, अगर एलिल कार्बोकेटाइन में अपन रेजोनेंस करवाएं तो ऐसा बनेगा बच्चों। तो बताओ बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पे मूव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पे? 2 कार्बन पे मूव कर रहा है। 2 कार्बन पे मूव कर रहा है, तो आप इसको जब पार्शियली डिवाइड करोगे तो +1/2 एंड +1/2। क्या ये बात समझ आई? दो स्ट्रक्चर बनी, दो तो स्ट्रक्चर बनी है। अब देखो बेटा, इसमें देखो, इसमें आपको याद है क्या? ये यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, और फिर यहां से वापस यहां जाएगा। ये पता है क्या सबको? अरे बच्चों सबको पता है, याद है? इसमें देखो बेटा, आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनी। देखो सबसे पहले तो आपने इसको ये लिया बच्चों, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये जंप किया और ये यहाँ पहुंच गया। तो देखो ये बन गया हमारा नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर क्या हुआ, ये जंप करके यहाँ पहुंच गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये जंप करके फिर देखो यहाँ पहुंच गया, एंड देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर ये जंप किया और ये पहुंच गया। पहुंच गया बच्चों। क्या इतनी बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ी थी? पढ़ी थी बच्चों। इसमें टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनी है बच्चों बताओ? इसमें टोटल कितनी बनी है? याद करो, 5 बनी है, पहले वाले में 2 बनी थी। अब देखो बेटा, अब मैं जब इसका हाइब्रिड बनाऊंगा, हाइब्रिड ऐसे बनाएंगे बच्चों, देखो इस तरह से बनाएंगे बच्चों। तो ये देखो, ये CH2 है, ये +1/4 हो गया बच्चों, ये +1/4 हो गया, हो गया बच्चों। तो +1/4, 1/4 और 1/4। अब बच्चों बताओ, ओवरऑल कार्बन पे चार्ज किस में ज्यादा है? एलिल कार्बोकेटाइन में या बेंजिल कार्बोकेटाइन में? बताओ बच्चों। एलिल में ना, तो जहां चार्ज ज्यादा है, जहां चार्ज ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा होगी, होगी बच्चों। अब मुझे बताओ, आप अगर इसको नंबर ऑफ RS से कोरिलेट करो तो एलिल कार्बोकेटाइन में कितनी RS बनी? बोलो बच्चों, 2 ही बनी ना। इसकी नंबर ऑफ RS 2 बनी, और इसकी नंबर ऑफ RS 5 बनी। तो बोलो बच्चों, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है बताओ? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है। सेकंड क्या आ रही है? क्या बात समझ में आ गई?
बोलो बच्चों, जो मैंने बोला उसको समझ में आ गया? अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ, जितना ज्यादा चार्ज फैलेगा इसका मतलब रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो जिसका रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है उसकी रेजोनेंस की एनर्जी भी ज्यादा होगी। अरे बात समझ आ गई? बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ये पॉइंट बच्चों जो मैंने लिखा था क्लियर हुआ क्या? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। बोलो बच्चों, ठीक है? चलिए अब देखो बेटा, सुनो फिर क्या कहता है नेक्स्ट। रेजोनेंस जब होता है बच्चों तो एटम्स की पोजीशन चेंज होती है क्या? अरे बोलो बच्चों, रेजोनेंस होता है तो एटम्स की पोजीशन चेंज होती है? कभी नहीं होती ना। किसकी पोजीशन चेंज होती है? किसकी पोजीशन चेंज होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। पाई इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होती है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट सही है, ड्यूरिंग रेजोनेंस पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों? अब मुझे बताओ, जब आप रेजोनेंस करवाते हो तो जो नेट चार्ज है वो सारी स्ट्रक्चर में सिमिलर रहना चाहिए ना। अगर स्टार्टिंग में नेट चार्ज +1 है तो हर स्ट्रक्चर में वो +1 ही रहना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर 0 है तो वो बाद में भी 0 चाहिए। ये बात सही है क्या? अरे ये बात सही है, आप किसी भी स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हो। आपने इतनी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई, आप किसी में भी इसको चेक कर सकते हो, है ना? जैसे देखो बच्चों, सुनो, देखो ये फिनोल की स्ट्रक्चर दिख रही है। फिनोल की फर्स्ट स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज कितना है बच्चों, बताओ? फिनोल की फर्स्ट स्ट्रक्चर में 0 है। अब सेकंड में भी कितना है टोटल, बताओ? सेकंड में बताओ टोटल कितना है? 0 है ना। देखो +1 -1 0 है। थर्ड में भी देखो 0 है, फोर्थ में भी 0 है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, फिर देखो, जैसे मेरे पास ये था बच्चों, ये दिख रहा है आपको? 5 मेंबर की रिंग। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितना चार्ज है स्टार्टिंग में बच्चों? -1। हम देखो बेटा आगे वाली चेक करते जाओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब में -1 आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों? सब में बराबर है? आ गया पॉइंट समझ में? ठीक है बच्चों, आगे चलो। तो हम क्या कहते हैं बच्चों कि नेट चार्ज शुड बी सिमिलर इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो बच्चों, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शुड बी सेम आरएस। याद है? ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों आपको आगे ही। ठीक है बच्चों? अच्छा, फिर क्या कहता है कि सारी की सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये बात सही है ना? तो जैसे नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है लेविस के अकॉर्डिंग, 5 तो नहीं बनाता ना। नाइट्रोजन 5 तो नहीं बनाता ना। अब देखो बेटा, अगला पॉइंट ढंग से समझो, ये बड़ा काम का है। देखिए, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन विच हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद पॉजिटिव चार्ज एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट शुड बी अवॉइडेड। अब इसको समझते हैं बच्चों। नीचे एक आयन दे रखा है बच्चों, इसमें रेजोनेंस होगा क्या? बताओ बच्चों, इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा क्या आपके अकॉर्डिंग? प्लस सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है ना। बोलो बच्चों, दिख रहा है क्या? तो रेजोनेंस होना चाहिए क्या? बोलो बच्चों, रेजोनेंस होना चाहिए क्या? बोलो भाई। देखो, अगर आप इसमें रेजोनेंस करवाते हो, ये रेजोनेंस करवाया, इधर आया, इधर आते ही देखो बच्चों, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। आ गया क्या बच्चों? बोलो बच्चों। अब एक बात बताओ, हुआ पंगा समझ में कि ये स्ट्रक्चर तो भैया बनेगी नहीं। रीजन समझ में आया? ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है ना। तो ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज फिर भी सेट है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? अरे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो बच्चों, पहले कार्बन पे प्लस था, ध्यान दीजिए, पहले पॉजिटिव कार्बन पे था और अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। तो मुझे बताओ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल रहता है? पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल रहता है? लेस ईएन पे ना, कार्बन पे रहेगा। अब सोचो, अगर कार्बन से आपने ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया तो आपने स्टेबिलिटी इंक्रीज की या डिक्रीज की? बताओ बच्चों, आपने पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया था, आपने डिक्रीज की। तो भैया एक बात हो, रेजोनेंस स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है। और आपके रेजोनेंस ने तो क्या कर दी? अगर आपने जो ये रेजोनेंस करवाया तो आपने तो क्या कर दी? डिक्रीज कर दी।
आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो बच्चों, बताओ। आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर नेचर के अगेंस्ट तो भैया ये होगा नहीं। समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? प्लस चार्ज कार्बन पे ठीक था, ठीक है ना, लेकिन हमने रेजोनेंस करवा के उसको ले गए ऑक्सीजन के ऊपर, ले गए बच्चों। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर ले जाते ही ये तो लेस स्टेबल हो गया, तो भैया हम तो कह रहे हैं कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है और यहाँ तो हम स्टेबिलिटी घटा रहे हैं, तो बच्चों ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। आ गया क्या समझ में? देखो ये था मोर स्टेबल और ये है लेस स्टेबल। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? चलो आगे देखो बेटा, एक बात हो बच्चों, रेजोनेंस में एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं ना, रेजोनेंस में एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बोलो बच्चों। ऐसा तो नहीं होता कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये इंटरमोलिकुलर हुआ या इंट्रामोलिकुलर हुआ बच्चों, बताओ। इंट्रा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा, जब भी आप रेजोनेंस करवाओगे तो नेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज ऑलवेज चार्ज कंजर्वेशन। ये बात समझ में आई? जब भी रेजोनेंस कराओगे तो नेट चार्ज आपका कंजर्व होता है। अभी देखो, अभी अपन ने लास्ट में जो ये स्ट्रक्चर बनाई थी थोड़ी देर पहले, देखो बच्चों बताओ, एलिल और बेंजिल कार्बोकेटाइन में स्टार्टिंग में चार्ज कितना था बच्चों? स्टार्टिंग में चार्ज कितना है? +1। और हमने हाइब्रिड में देखो उस +1 को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, उस +1 को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया ना। क्यों किया? क्यों किया बच्चों? ताकि नेट चार्ज +1 बना रहे, चार्ज का कंजर्वेशन हो जाए बच्चों। अगला देखो, बेंजिल में भी +1 है, बेंजिल में भी देखो +1 है, वो टोटल 4 जगह गया, तो +1 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसका कंजर्वेशन किया है कि नहीं किया है? अरे किया बच्चों, समझ में आ गया? अब सोचो अगर मैं ऐसा करता कि +1 की बजाय मैं +2 कर देता, तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि रेजोनेंस आप करवा रहे हो और वो इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है। अब मुझे बताओ, अगर आपने इलेक्ट्रॉन लूज करवाए तो चार्ज बढ़ा, और चार्ज बढ़ा तो बच्चों एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो बच्चों। बच्चों समझ में आ रहा है? देखो मान लो अगर मैं ना इसको ऐसे दिखा रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करो आप थोड़ी सी। देखो बच्चों, ये +1 और ये +1, कितना चार्ज हो गया, बोलो बच्चों। ये चार्ज कितना हो गया? +2। पहले कितना था? पहले कितना था? +1। आपने चार्ज को क्या किया? चार्ज को क्या किया? बढ़ा दिया ना। चार्ज बढ़ा दिया तो आपने एनर्जी बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ा दी तो स्टेबिलिटी कम कर दी ना, स्टेबिलिटी कम कर दी। हम अगेन हम नेचर के बोलो अपोजिट काम करने लग गए फिर तो। हम तो कहते हैं साहब रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो बच्चों जो भी चीज आप नेचर के अगेंस्ट करोगे तो वो चीज स्टेबल नहीं होती, नहीं होती ना। अरे नहीं होती भाई लोगों, आ गया समझ में? तो ये लो बच्चों, अब देखो बेटा वापिस लौटो ऊपर। अब देखो बेटा सुनो, क्या कहता है कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सिमिलर। आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लेंगे ना, सबके अंदर बच्चों जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो इक्वल आएंगे, अगर आपने सही बनाई है तो। और गलत बनाई है तो हो सकता है अलग आ जाए, तो आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को चेक कर लेना, सब में यही रहेगा। अब बच्चों एक बात बताओ, जब भी रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मूव करने से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, बताओ। अरे मूव करने से पाई बॉन्ड बनता है। अब एक बात बताओ बच्चों, पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है? मान लो ये दो एटम है बच्चों एडजेसेंट, इन दोनों एटम पर ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बोलो बच्चों। इन दोनों एटम पे ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी तो ओवरलैपिंग होगी ना। अरे बोलो बच्चों। अब सोचो अगर मैं कहता कि एक पे तो ये पिक्चर है और एक में ये पिक्चर है, क्या इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर? नहीं है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब भी रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड बनने के लिए
दो एडजेसेंट एटम पे पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए ताकि वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सके। समझ में आया बात? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, हमने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है बच्चों, और सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। अब देखो बेटा, अगर कोई स्ट्रक्चर कम स्टेबल है तो उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन कम होगा, और अगर कोई स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ आ गई? बोलो। जो लेस स्टेबल है वो नेचर में कम मिलेगी ना, ये बताओ बच्चों। जो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है वो नेचर में कम मिलेगी, और जो नेचर में कम मिलेगी उसका कंट्रीब्यूशन अपना आप ही कम हो गया ना। अरे बोलो बच्चों, कंट्रीब्यूशन कम हो गया। जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है वो एक तरह से ज्यादा मिल रही है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा हुआ ना। हो गया बच्चों? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, तो वो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको इतने सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए, इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ बच्चों। एक एक चीज को मैंने समझा दिया या अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए मैंने इनको लिख के रख दिया ताकि अपना कुछ टाइम बच जाए बच्चों। ये जो पॉइंट्स अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इसमें से किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो बोल जाओ बच्चों। है बच्चों? इतने पॉइंट्स में ये ड्यूरिंग रेजोनेंस पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स यहां तक नहीं है क्या? बोलो बच्चों, जल्दी से रेस्पॉन्ड करो। अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज कर लो। स्टेबिलिटी वाला बेटा, स्टेबिलिटी वाला मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि एलिल कार्बोकेटाइन में 2 स्ट्रक्चर बनी थी और बेंजिल में 5 बनी थी। एनर्जी वाला अभी समझाते हैं बेटा, अभी रेजोनेंस एनर्जी आती है, घबरा मत, अभी ले रहे हैं। एग्जाम्पल है आगे, ये तो मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद इन पॉइंट्स में कोई डाउट? देखो बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी वाला अभी समझाता हूं, आगे रेजोनेंस एनर्जी समझेंगे। रेजोनेंस एनर्जी वाला अभी समझा रहा हूं, बोला है ना मैंने। चलो आ जाओ। ये पहले बताओ, ये जो मैंने ग्राफ वाला बना रखा है ये समझ में आ गया क्या? ये जो मैंने रेजोनेंस एनर्जी यहां दिखा रखी है, अरे ये समझ में आ गया क्या? ये देखो बच्चों, बेंजीन की स्ट्रक्चर बना रखी है। बेंजीन की जो ऊपर ही ऊपर बना रखी है वो तो पोलर है ना बच्चों। देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर तो पोलर है ना। पोलर तो लेस स्टेबल होती है, तो लेस स्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है। और ये बच्चों, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मोर स्टेबल होती है, तो मोर स्टेबल की एनर्जी कम होती है। और हाइब्रिड की तो सबसे कम होती है ना। हाइब्रिड की तो सबसे कम होती है ना बच्चों। तो अब देखो, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के बीच की ये MCRS है, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखो, ये लिखा पड़ा। हो गया? अब देखो बेटा सुनो, ये कुछ एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसको समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, ये जो पहला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आपने हाइड्रोजनेशन किया, कितनी हीट जनरेट हो रही है? बोलो बच्चों, कितनी हीट जनरेट हो रही है? -30। तो बच्चों, दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरे मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड है, तो कितनी जनरेट होनी चाहिए? कितनी जनरेट होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, जनरेट कितनी हो रही है? जनरेट कितनी हो रही है? 57 ही जनरेट हो रही है। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों, सुनना ढंग से। एक बात बताओ बच्चों, पहली और दूसरी में से किस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है? बताओ बच्चों। फर्स्ट एंड सेकंड में से सेकंड में होगा ना। सेकंड में होगा बच्चों, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, सेकंड में अगर रेजोनेंस होगा तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? बताओ बच्चों। सेकंड में अगर रेजोनेंस होगा तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी होगी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो बच्चों, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों। तो अब मुझे बताओ, जब एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाएगी तो जो निकलने वाली एनर्जी होगी वो अपने आप कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
हो जाएगी क्या बच्चों? आप इसको ऐसे समझो, देखो एक दीवार हमने मिट्टी में बनाई है, ठीक है, और एक दीवार हमने सीमेंट में बनाई है, तो किस दीवार को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी बताओ बच्चों? इस दीवार को तोड़ने में सीमेंट वाली में ना, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखो बेटा सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज तो कितनी होनी चाहिए थी? 60 होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी ना 60, लेकिन हुई कितनी? हुई कितनी बच्चों? 57 ही रिलीज हुई। तो अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ कि कम हुई ना, तो कुछ इसका पार्ट वापस यूज हो गया होगा, है ना बच्चों? आप मुझे बताओ, कुछ मान लो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम से कुछ एनर्जी निकली और कुछ वापस उसमें चली गई, तो वापस चली गई तो वो क्या हुआ? एंडोथर्मिक हुआ ना। एंडोथर्मिक को प्लस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बच्चों? अरे सोचो, आप ऐसा सोचो कि आपके अकाउंट में से 100 रुपीज निकले, ठीक है, और 20 रुपीज वापिस चले गई, ऐसा हो सकता है? हो सकता है बच्चों? तो अब देखो सुनो, इसमें से कुछ एनर्जी वापिस कंज्यूम हो गई, वो जो कंज्यूम हुई वही तो रेजोनेंस एनर्जी है बच्चों। अरे वही तो रेजोनेंस एनर्जी है। तो कितनी आई रेजोनेंस एनर्जी बच्चों बताओ? 3 किलो कैलोरी पर मोल हुई कि नहीं हुई? बच्चों देखो एक बात बताओ, ढंग से सोचो, एक डबल बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी? एक डबल बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी? -30। और दो के लिए होनी चाहिए थी -60, लेकिन रिलीज हो कितनी रही है? -57 ही हो रही है ना बच्चों, हो रही है। तो ये 3 का डिफरेंस जो आ रहा है वो कहां गया? ये 3 का डिफरेंस कहां गया? तो बच्चों मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों रेजोनेंस हो रहा है, तो उस रेजोनेंस के कारण उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? रेजोनेंस के कारण उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे सिस्टम को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे देनी पड़ेगी बच्चों। अब मुझे बताओ, जब उसको एनर्जी देनी पड़ी तो एक बात बताओ, मुझे कुछ कम एनर्जी मिली ना? अरे बच्चों समझ में आया? इसको देखो ऐसे समझो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में बजट आपने देखा होगा कि जैसे 1 करोड़ का मान लीजिए बजट अपन मानते हैं कि वहां से रिलीज हुआ, लेकिन एक बात हो बच्चों, पब्लिक तक उसमें से कितना पहुंच पाता है बताओ? क्या पब्लिक तक पूरा 1 करोड़ पहुंचता है क्या? अरे इंडिया में तो नहीं पहुंचता भैया। 50% भी अगर पहुंच जाए ना तो बहुत बड़ी बात है इंडिया में, है ना? जहां से फंड रिलीज होता है भैया, बीच में से खाते 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 आपने देखा होगा, है ना? जेब भरती जाती है बीच वाले, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते मुश्किल से 20 से 30 लाख का काम होता है। तो रिलीज तो कितना होना चाहिए था बच्चों? 1 करोड़ होना चाहिए था, और मिला 20 से 30 लाख। तो बाकी कहां गया? तो बोलो बच्चों, बाकी कहां गया? वापिस चला गया ना। अब वो किसी की जेब में गया होगा, जिसके भी जेब में गया होगा ब्राइब के तौर पे, जो भी XYZ गया ना। तो वही सेकंड आप इसमें यही समझो कि बेटा रेजोनेंस में भी हमें कुछ रिश्वत देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आई क्या बात या नहीं आई अभी भी? अब बच्चों अगर बताओ मैं ये मॉलिक्यूल लेता, सुनना मेरी बात को ढंग से, इस मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी आती है बताओ? इस मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी आती? इसकी कंफर्म 60 आती बच्चों। क्यों आती 60 बताओ? अरे इसमें कंफर्म 60 आती। अरे इसमें देखो भाई लोगों, रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है ना बच्चों, है ना? तो इसके लिए डेल्टा एच कितना आता? -60 आता। आता क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलो बच्चों अब आ जाए, आओ आप आगे। ये भाई साहब बेंजीन दिख रहे हैं आपको? बेंजीन भाई साहब, अब देखो बच्चों, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है? कितने डबल बॉन्ड है बच्चों? 3 है ना? तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी रिलीज होनी चाहिए थी बताओ बच्चों? हमारे अकॉर्डिंग एक डबल बॉन्ड की -30 है, देखो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तो 3 डबल बॉन्ड की -9 रिलीज होनी चाहिए थी बच्चों, ठीक है। लेकिन पब्लिक तक सिर्फ इतना ही पहुंचा बच्चों, पब्लिक तक। तो बाकी बीच में वापस चला गया, तो जो बीच में चला गया ना वही तो रेजोनेंस एनर्जी है बच्चों। तो बताओ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कितनी हो गई? 36 हो गई क्या? बोलो बच्चों, क्या बात आप पकड़ पा रहे हैं क्या? ये रेजोनेंस एनर्जी पकड़ पा रहे हैं क्या, या अभी भी नहीं समझ में आई? इन दो एग्जाम्पल से ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बच्चों। अरे बच्चों पड़ोसियों की कसम खा के बोलो। पक्का? ठीक है भैया। पुलकित जसूजा, तेरे को आ गया बेटा समझ में? पुलकित जसूजा, ठीक है भैया। देखो बच्चों, ये बताओ इस मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ रही है -32। तो बताओ बच्चों सेकंड वाले की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी आएगी? बताओ कितनी आएगी? देखो बच्चों सेकंड वाले की पहला ऑप्शन कहता है -64। क्या -64 आ सकती है क्या? क्या -64 आ सकती है? -64 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि बेटा रेजोनेंस हो रहा है, पॉसिबल नहीं है। फिर कहता 32 तो बेटा एक डबल बॉन्ड की है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट कह रहा भैया -70, ज्यादा हो गई, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? थर्ड जाएगा ना। और ये आंसर समझ में आया क्या? देखो बच्चों एक डबल बॉन्ड की -32, दो डबल बॉन्ड की हमारे अकॉर्डिंग -64 हो जाती अगर रेजोनेंस नहीं होता। लेकिन बच्चों सेकंड मॉलिक्यूल में रेजोनेंस तो हो रहा है, ना बच्चों। तो हम तो -64 तो टिक करेंगे नहीं, और -32 टिक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही डबल बॉन्ड की थी। -70 आपने ज्यादा कर दी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा ऑप्शन सी। आ गया क्या समझ में? बेटा ये रेजोनेंस एनर्जी मैंने लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, आप अपने नोट्स चेक करना, ठीक है ना। रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आप जब किसी को तोड़ रहे हो, है ना, या उसको कंबर्शन कर रहे हो, तो दोनों चीजों में डिफरेंस होगा ना। आप देखना, थर्मोडायनेमिक्स में पूरा पढ़ा रखा है मैंने। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट देखिए, ये क्या कहता है? इफ ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट रेजोनेंस देन देयर विल बी डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू। और ये जो डिफरेंस है इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? रेजोनेंस एनर्जी। ये बात समझ आ गई? इफ ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स रेजोनेंस देन देयर विल बी डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? अरे बोलो। इस ऊपर वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली -64 आना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली -60 आया, है ना बच्चों। तो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस हो गया? 64 और 64 का डिफरेंस हो गया। वो जो डिफरेंस है वही क्या बच्चों? रेजोनेंस एनर्जी है। और वही रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। आ गया समझ में? आ गया बच्चों? चलो, अब ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, इनमें हमें रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर निकालना है ना। इनमें हमें रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। बताओ बच्चों, पहले एग्जांपल में बताओ किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? कटारिया जी बताओ, पहले एग्जांपल में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ भैया, पहले एग्जांपल में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? कटारिया जी सुन रहे हैं? हाँ जी कटारिया जी, वेरी गुड। थर्ड के बाद बोलिए कटारिया जी, थर्ड के बाद बोलो। देखो बच्चों सुनो, इनकी रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर ये आएगा बच्चों, ये आएगा। अब देखो बच्चों सुनो, ऐसा क्यों? देखो बच्चों, ये कार्बन है 2p, ऑक्सीजन 2p, ये 2p, ये 2p, 2p, 3p, 2p, 3p और 3p। कौन सा रेजोनेंस इफेक्टिव होता है? बोलो बच्चों, सेम एनर्जी वाला या डिफरेंट एनर्जी वाला?
बोलो बच्चों, 2p देखो बच्चों, इधर भी सेम एनर्जी वाला है और इधर भी सेम एनर्जी वाला है, इफेक्टिव हुआ। इसमें सिर्फ एक सेम एनर्जी वाला है, और भैया क्लोरीन में तो कोई सेम एनर्जी वाला है ही नहीं ना। अरे बच्चों समझ में आ गया? बोलो। अच्छा, अब बताओ बच्चों, बी में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? बताओ बच्चों, बी में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? सेकंड की होगी ना। सेकंड में रेजोनेंस ज्यादा होगा ना। देखो बेटा, जितना रेजोनेंस यहाँ हो रहा है उतना तो यहाँ पर भी हो ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो बच्चों, ये एक्स्ट्रा रेजोनेंस भी हुआ कि नहीं हुआ? अरे दोनों साइड रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? आगे बच्चों क्लियर है क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये है हमारे पास ये बेंजीन, नेफ्थलीन एंड फेनेंथ्रीन, इनकी सबसे पहले हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बतानी है। कितनी कितनी बनेगी ये बतानी है बच्चों, इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो चित्रक सिंगल, इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बताओ भाई। चित्रक सिंगल, सिंगल साहब सुन रहे हैं आप? चित्रक सुन रहा है बेटा? अरे यस नो अगर सुन रहा है तो कुछ तो बोल। देखो बच्चों, इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बताना बहुत ही आसान है ना? क्या करोगे आप बेटा, इनमें एक सिंपल सा फंडा लगाओ, जितनी इनकी वर्टिकल लाइन है वो काउंट कर लो, उतनी बनेगी बच्चों। इसकी वर्टिकल लाइन 2 है बच्चों, 2 बन जाएगी। इसमें वर्टिकल लाइन देखो बेटा 1 2 और 3 है बच्चों, 3 बन जाएगी इसमें। इसमें देखो 1 2 3 एंड 4। इसमें देखो बच्चों 1 2 3 4 एंड 5, 5 बन जाएगी। समझ आ गया? तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। बोलो बच्चों, क्या समझ में आ गया? बोलो। अब मुझे बताओ बच्चों, जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी बच्चों, आएगी क्या? देखो आप वैल्यूज देखो, -36 -61 -83 -91 है बच्चों। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग किसकी ज्यादा है, बताओ बच्चों। पर रिंग बेंजीन की ज्यादा है ना? बोलो बच्चों, पर रिंग बेंजीन की ज्यादा है। तो पर रिंग कैसे निकालोगे? पर रिंग अगर आपको निकालनी है तो -36/1 -61/2 -83/3 और -91/3, ये करोगे? बोलो बच्चों, जितनी रिंग है डिवाइड कर दो, हो जाएगा बच्चों। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप वैल्यूज को सोल्व करके ऑर्डर लिख सकते हो, वैल्यूज को सोल्व करके ऑर्डर लिख सकते हो पक्का? पर रिंग, रिंग दिख रही है आपको? अब आ जाओ बच्चों, इन दोनों में से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों? बताओ। सी में, सी में किस में ज्यादा होगी? फर्स्ट और सेकंड में बताओ। अरे जल्दी बोलो। एक में एक बेंजीन रिंग है, दूसरे में 2 बेंजीन रिंग है, तो सोचने की बात ही नहीं है ना, इसी की होगी बच्चों। ठीक है, अब बच्चों बताओ, क्वेश्चन नंबर डी में बताओ, क्वेश्चन नंबर डी में बताओ किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? क्वेश्चन नंबर डी में बताओ बच्चों। देखो, इसकी होगी बच्चों। देखो बेंजीन तो दोनों में ही बराबर है, यहाँ क्लोरीन के कारण भी इसमें एक्स्ट्रा रेजोनेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों में बेंजीन तो बराबर है, उसमें क्लोरीन के लोन पेयर के कारण भी कुछ एक्स्ट्रा रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा बच्चों। अरे समझ में आया क्या नवाबों? अब बच्चों बताओ, ई में बताओ, ई में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? ई में बताओ बच्चों। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। देखो बच्चों, ई में ज्यादा होगी सेकंड की। इसको समझना बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर गया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। बच्चों देखो, जब बॉन्ड
इधर शिफ्ट हुआ, ये हो गया। इसमें जब यहां आया, अब बच्चों एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस को ध्यान दीजिए। देखो यहाँ ऑक्सीजन पे एक बार चार्ज आ रहा है +1, एक बार आ रहा है -1, और यहाँ दोनों में क्या आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है ना बच्चों। बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे माइनस वाला ठीक है या प्लस वाला ठीक है? माइनस वाला ठीक है ना, माइनस वाला ठीक है ना बच्चों। तो अब बताओ फर्स्ट सेकंड में सेकंड को क्यों दिया, समझ में आ गया? सेकंड को क्यों दिया, समझ में आ गया क्या? ओके बच्चों, अब आ जाओ एफ एग्जाम्पल में बताओ। एग्जाम्पल एफ में बताओ बच्चों, फर्स्ट में होगा ना, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बोलो बच्चों। बेटा ये रेजोनेंस एनर्जी के मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए, इन एग्जाम्पल में किसी को डाउट है तो बोल जाओ बच्चों। अरे बेटा फर्स्ट वाला चार्ज लेस था, मैं कोई स्टेबिलिटी थोड़ी ना पूछ रहा हूं तेरे से, मैं रेजोनेंस की एनर्जी पूछ रहा हूं ना। तो रेजोनेंस करवा के तो पता करूंगा ना मेरे भाई, मैंने कोई स्टेबिलिटी थोड़ी ना पूछी है। अरे रेजोनेंस करवाऊंगा ना, तो देख फर्स्ट में ऑक्सीजन पर नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि सेकंड में दोनों पर ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव वाला तो ठीक चलेगा ना हमारे लिए। हाँ भैया, इन एग्जांपल्स में किसी को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। बेटा देखो सुनो मेरी बात सुनो, दो तरह के रेजोनेंस होते हैं बच्चों, मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक मिनट, ये बच्चों के क्या डाउट है? ऐसा भी सोच सकते हैं क्या, प्लस एम इफेक्ट एनाइन का ज्यादा होता है लोन पेयर से? ये वर्टिकल वाला कंसेप्ट खाली बेंजीन लाइक कंपाउंड पे ही होगा क्या? हाँ बेटा, साहिल अनेजा, ये वर्टिकल वाला बेंजीनिंग पे लगेगा, है ना? अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, आप लोगों को अगर याद हो तो आपने कभी पढ़ा होगा ना, एक होता है बच्चों इक्विवेलेंट रेजोनेंस, एक होता है नॉन इक्विवेलेंट। एक बात हो बच्चों, हम सिमेट्रिकल सिस्टम को अच्छा मानते हैं या अनसिमेट्रिकल को अच्छा मानते हैं? चलो ये बताओ। आपको ये ई वाला एग्जांपल नहीं समझ आया ना, तो मैं बताता हूँ, सिमेट्रिकल अच्छा है अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल ना। आप सोचिए किसी का एक कान छोटा सा और एक कान हो जाए बड़ा हाथी जैसा, तो अजीब सा लगेगा ना? अरे अजीब सा लगेगा ना। आप मान लो दो भाई बहन हो, ठीक है, मम्मी ने एक को तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और दूसरे को कुछ नहीं दिया, तो दूसरे को गुस्सा आ जाएगा ना भैया? आ जाता है ना? होता है आप लोगों के साथ, होता है ना? अच्छा, दोनों को या तो गिफ्ट ना दे तो भी चलेगा, और दोनों को दे तो बराबर का गिफ्ट दे, ये बात सही है ना? अब मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल लग रही है अनसिमेट्रिकल लग रही है? सोच के देखो आप थोड़ा सा, एक पे प्लस है एक पे माइनस है ना? एक पे प्लस एक पे माइनस, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है यार, मेरे हिसाब से तो जमनी चाहिए बात आपकी। सेकंड में देखो बच्चों, दोनों ही ऑक्सीजन पे जब चार्ज आ रहा है ना तो माइनस ही आ रहा है, तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में किसी तरह की लड़ाई नहीं होगी ना? अरे दोनों ऑक्सीजन पे लड़ाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अब तो समझ में आई बात या अब भी नहीं आई? आ गई क्या भाई लोगों? आ गया? ठीक है, चलो। अब बच्चों बताओ, किस स्पीसीज में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है? बताओ बच्चों, किस किस स्पीसीज में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है? भैया सारे चेक करो ऑप्शन। अरे नवाबों किसी में नहीं है, कोई ए बोल रहा है कोई डी बोल रहा है, ढंग से देखते तो नहीं। देखो बच्चों, ए में तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ए में अगर मैंने रेजोनेंस करवाया, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आ चुका हूं, है ना? अगर मैंने रेजोनेंस करवाया तो पॉजिटिव मैं यहां ले आऊंगा, ये तो बनेगा नहीं बच्चों। अच्छा, आपको भैया पता होगा इसके पास और इसके पास क्या, इनके पास तो भाई साहब कोई एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है ना बच्चों? नो एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास भी नहीं है, नहीं है ना बच्चों?
ये पता है क्या? अरे एक बात बताओ बच्चों, एक आप दिमाग में फिट कर लो। देखो आपका ऑक्सीजन है ना, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है ना, और नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा NH3+ वाले में नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बना चुका है, ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 बना चुका है ना। अरे बच्चों समझ में आ गया? एंड डी ऑप्शन देखो बेटा, इसमें तो कहीं पर भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, आगे कि नहीं आगे? आगे बच्चों, आगे क्या? तो किसी में पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? ओके। अब देखो बच्चों, एक नोट लगा रखा, इस नोट वाले पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझो। देखो इधर जो मैंने स्पीसीज दिखा रखी है उसमें आप ध्यान दीजिए बच्चों, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक ऊपर है बच्चों, दिख रहा है? प्लस माइनस और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक ऊपर है कि नहीं है क्या? और अगले में देखो जो ये बना रखी है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है बच्चों, है। तो अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इन स्ट्रक्चर को आपसे पूछूं तो किन स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल है, फर्स्ट वाले ग्रुप में या सेकंड वाले ग्रुप में? सेकंड वाले ग्रुप में ना, फर्स्ट में तो हो ही नहीं सकते ना। फर्स्ट में क्यों नहीं हो सकते बच्चों? बच्चों फर्स्ट में क्यों नहीं हो सकते? देखो कॉन्जुगेशन ही नहीं है बच्चों, फर्स्ट में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों। और बिना कॉन्जुगेशन मैं रेजोनेंस कैसे करवा दूं? समझ में आ गया? तो देखो मैं एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट बोलता हूं कि अगर आपका चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। ये बात समझ आ गई? लेकिन वो डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर है ना, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इतनी बात समझ आई? बोलो बच्चों। अरे ये बात सबको समझ में आई क्या? अरे कॉन्जुगेशन का मतलब याद है क्या? ऑल्टरनेट होना चाहिए। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा, मान लो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा, मतलब वो वहीं पड़ा रहेगा ना। अगर आपका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा तो वो वहीं पड़ा रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा, मतलब वो घूम नहीं रहा है। तो जो लोन पेयर घूमता नहीं है, रेजोनेंस नहीं जाता, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? लोकलाइज्ड, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे बताओ अगर वो लोन पेयर कहीं जा ही नहीं रहा, कहीं जा ही नहीं रहा, वहीं पड़ा है, तो जब वहीं पड़ा है तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो उसको अपन दे सकते हैं ना। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको दे सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा बताओ, लोन पेयर देने वाले बच्चों लेविस बेस होते हैं क्या? लोन पेयर देने वाले लेविस बेस होते हैं क्या? याद करो बच्चों, 11th में पढ़ा था, लोन पेयर देने वाले लेविस बेस होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस में चला गया, चला गया बच्चों, अब जब वो चला गया तो क्या वो देने के लिए अवेलेबल है क्या? अगर वो रेजोनेंस में चला गया तो क्या वो देने के लिए अवेलेबल है आपके पास? नहीं है ना। अब बताओ जब आपके पास देने के लिए अवेलेबल है ही नहीं, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई या ज्यादा हुई? की बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई ना। आप इसको ऐसे सोचो, देखो बेटा सुनो, हम ऐसा बोले कि देखो इसमें एक कोई बेटा हमारी, हमारे कोई ऐसे पूर्वज हैं, मान लीजिए आज से 4-5 पीढ़ी पुराने, ठीक है, उनकी घर में भैया मूर्ति लगी हुई है ना, और उनके आगे ऐसा लिखा हुआ है साहब स्वर्गीय या लेट लिखा हुआ है साहब, इस टाइम से इस टाइम तक ये यहाँ पे थे, क्या बच्चों? अरे ऐसा होता है बच्चों। और एक ऐसे हैं जो भैया हाल फिलहाल इस दुनिया में है ना। अब भैया मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको चाहिए 100 रुपीज, है ना, ये तो बच्चों मूर्ति के अंदर है और ये मूर्ति में नहीं, ये रियल में है। 100 रुपीज चाहिए तो आपको किन से मिलेंगे? बोलो बच्चों, किन से मिलने की पॉसिबिलिटी है? रियल वाले से ना, मतलब रियल वाले से मिल सकते हैं।
अब मुझे बताओ, देखो बेटा, जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला गया वो तो हमारे लिए स्वर्गीय हो गया ना। अब भैया जो स्वर्गीय हो गया या वो जो लेट लोन पेयर है वो तो हमें मिलेगा ही नहीं ना। अरे नहीं मिलेगा ना। बोलो समझ में आई क्या बात? ये बात दिमाग बैठ गई है ना। मूर्ति वाले तो 100 रुपीज दे कि नहीं दे, आपको मूर्ति पर चढ़ाने और पड़ जाएंगे, है ना बच्चों। ये बात समझ में आई क्या? अरे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का कंसेप्ट समझ में आया? अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो तो लोकल हो, और अगर आप घूम रहे हो तो आप डीलोकलाइज्ड हो रहे हो। और जब घूम रहे हो तो आपकी वहां पे अवेलेबिलिटी कम है। आप में से कहीं ऐसा देखा होगा ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोकली काम करते हैं, उनका लोकल बिजनेस है, तो वो बीकानेर में मिल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका टूर का काम होता है, आज वो बीकानेर है, कल वो जयपुर होंगे, परसों हो सकता है वो कहीं और चले गए होंगे, कोटा सीकर, है ना बच्चों, है ना। बेटा इस साल तो सारे ही लोकल ही हैं, किशोर प्रजापत, है ना, अपन तो वैसे ही लोकल ही हैं। अब देखो बच्चों, ये कुछ स्पीसीज लिखी है, हमें ये बताना है कि किस में रेजोनेंस होगा पॉजिटिव चार्ज का या नहीं होगा, ये हमें बताना है। चार्ज और बताओ बच्चों, फर्स्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा क्या? फर्स्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा क्या? नहीं होगा ना। ये देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज सीधा डबल बॉन्ड के ऊपर आ गया, तो नहीं होगा ना। पॉजिटिव चार्ज का तो नहीं होगा बच्चों, इसका तो रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि डबल बॉन्ड अंदर ही अंदर घूम सकते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकने वाला। मैं बात पॉजिटिव चार्ज की कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्या करेगा, कोई रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा बच्चों। अब बताओ, अगली स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस दिखाएगा क्या? बोलो बच्चों, दिखाएगा ना। देखो ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट आ गया, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट आ गया, तो बच्चों ये दिखाएगा, दिखाएगा ना, दिखाएगा बच्चों। आप अगले में आओ, अगले में नेगेटिव चार्ज क्या दिखाएगा? देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड के ऊपर ही आ गया सीधा, नहीं दिखाएगा ना। ठीक है बच्चों। अब बताओ, अगली स्ट्रक्चर में दिखाएगा क्या? देखो डबल बॉन्ड से अगले पर है, तो दिखाएगा। आ जाओ बच्चों। अब देखो बेटा, ये देखो, ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर है। पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस दिखाएगा क्या? नहीं दिखा सकता ना। देखो डबल बॉन्ड पे आ गया, नहीं दिखाएगा ना। अच्छा, अगला बताओ बच्चों, अगले में नाइट्रोजन दिखाएगा? दिखाएगा ना, दिखाएगा भैया। अच्छा, इसमें बताओ, पाइरोल में दिखाएगा? डबल बॉन्ड से अगले पे देखो, डबल बॉन्ड से अगले पे दिखाएगा। अच्छा बच्चों, ये लोन पेयर तो दिखाएगा, दिखाएगा, लेकिन ये वाला लोन पेयर दिखाएगा क्या बच्चों? ये वाला नहीं दिखा सकता ना, नहीं दिखा सकता ना, नहीं दिखा सकता। ओके। अच्छा बच्चों, अब बताओ, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अच्छा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये दिखाएगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड से अगले पे है ना, ये भी दिखाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही आसान आसान सी बात बोली है मैंने, है ना बच्चों। अच्छा बताओ, ये लोन पेयर दिखाएगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर, पहले बताओ, नाइट्रोजन वाला दिखाएगा, ये वाला दिखाएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर दिखाएगा क्या? ऑक्सीजन का लोन पेयर नहीं दिखाएगा ना। अच्छा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दिखाएगा बच्चों? दिखाएगा ना। ठीक है। और अगला, अगला तो भैया कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो कहां से दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। देखो बच्चों, ले दे के एक बात समझनी थी कि वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर है या डबल बॉन्डेड से अगले कार्बन पर है। इतनी क्या आपको? बोलो बच्चों, वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर है या डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर है? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? आ गई क्या? अच्छा बताओ, ये लोन पेयर दिखाएगा क्या? ये वाला लोन पेयर नहीं दिखाएगा ना। अच्छा, ये वाला लोन पेयर दिखाएगा? दिखाएगा क्या? दिखाएगा। अच्छा, ये वाला बच्चों नहीं दिखाएगा ना, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। आ गया बच्चों समझ में? चलिए, फाइनली ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बोलो, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा क्या? जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया तो इसका मतलब ये हमारे लिए कैसा है?
ये स्वर्गीय लोन पेयर हो गया ना, ये हमारे लिए लेट लोन पेयर है भाई साहब, इस दुनिया में अब ये है नहीं। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछे कोई, तो आप देखो बच्चों, आप लिखोगे 3 सिग्मा बॉन्ड, ये लिखोगे बच्चों, आपने लिखा 3 सिग्मा बॉन्ड। क्या 1 लोन पेयर लिखोगे क्या? 1 लोन पेयर लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे ना, लिखोगे ना, कि भाई साहब वो दिख जरूर रहा है लेकिन वो है नहीं इस दुनिया में, है ना, वो तो भाई साहब कहीं चले गए। तो इसकी आइडियल स्टेट क्या है बच्चों? sp2 आ गई क्या? आ गई। अब बताओ बच्चों, ये जो अगला आयन बना रखा है इसकी आइडियल स्टेट बताओ। इसमें बच्चों 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर है क्या? ये नेगेटिव चार्ज कंसीडर होगा बच्चों, सॉरी 2 सिग्मा, मैंने गलत लिख दिया, 2 सिग्मा हो गया ना, हाइड्रोजन भी है बच्चों। 2 सिग्मा हो गए क्या बच्चों? बोलो, 2 सिग्मा 1 लोन पे, तो sp2 आएगा। इसमें देखो बच्चों, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या होगा? 1 सिग्मा और 1 लोन पे है बच्चों, ये sp होगा, होगा। अच्छा बताओ, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का बताओ, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में जा रहा है क्या ये लोन पेयर? रेजोनेंस में जा रहा है बच्चों, जा रहा है ना, तो ये स्वर्गीय हो गया भाई साहब, इसको हमें सोचना नहीं है। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो एवरेज स्टेट क्या आ गई बच्चों? sp2 आ गई। अच्छा, इस नाइट्रोजन के बारे में क्या विचार है आपके? इस नाइट्रोजन के बारे में क्या विचार है? जाएगा क्या ये रेजोनेंस में? ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो देखो बच्चों, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो बोलो बच्चों क्या आ गया? sp। क्या ये लॉजिक समझ आया बच्चों? जाने वाला और नहीं जाने वाला, बोलो भाई। चलिए, कल अपन बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, पायरोल एंड फ्यूरान। तो बेटा सुनो, कल हम आराम से हमारा ये जो इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कल अपने इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे बच्चों, इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे कल से अपन, है ना, एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों अपन, ठीक है।